हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप लोग? स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एट योर होम। तो स्टूडेंट, कोई भी बच्चा घर से बाहर ना निकलें। ये आपकी कोई हॉलीडे की छुट्टियां नहीं है कि आपको खेलना कूदना है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना है। बेटा ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आप शहर में हो या गांव में हो, कहीं भी हो, आपको अपने घर पर ही रहना है, ठीक है ना। और थोड़े टाइम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। एक इमरजेंसी लॉकडाउन जो देश के अंदर हो रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैनिक होना है। ये सिर्फ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक प्रिकॉशनरी एक्शन है जो गवर्नमेंट ने लिया। ठीक है, प्रिकॉशनरी एक्शन तभी कामयाब होगा जब आप लोग इसका मतलब फॉलो करोगे, इसको मानोगे। तो बस यही है कि आपने अब भाई खुद अपने घर में रहना है। कोई आए या बाहर से भी कोई आए तो उसको बोलो कि आप घूम क्यों रहे हो, ठीक है ना। आप अपने घर पे बैठो। दूसरी चीज़ कि बेटा जो आप लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग ये जो होमवर्क कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ ये देखते हुए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ। तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के। दूसरी चीज़ बेटा, एक ये भी हिदायत दी जा रही है कि सभी बच्चे, आप सब लोग घर पर एक्सरसाइज करें। डेली सुबह उठकर कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा, बॉडी की फंक्शनिंग भी अच्छी रहेगी। नहीं ऐसा होता है कि अब जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं, आप लोग सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो। इसमें क्या है कि बॉडी फिजिकली थोड़ा सा कम एफिशिएंटली काम करेगी। तो उससे सबसे अच्छा यही होता है कि आप थोड़ा फिजिकल वर्क करें, ठीक है, जिससे बॉडी क्या हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको अंदर से भी, ठीक है। जो बच्चे मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में गेम खेल रहे हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि मोबाइल में या कंप्यूटर में गेम तो आप लॉकडाउन के बाद भी खेल सकते हो, ठीक है ना। आज के डेट में इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करें। अपनी मम्मी पापा भाई बहन, इनके साथ बैठो, इनके साथ बातें करो, इनके साथ कुछ गेम खेल लो, जैसे कि लूडो, कैरम बोर्ड, ये आप खेल सकते हो, ठीक है ना, टाइम निकालने के लिए, बजाय इसके कि आप अकेले अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो, देखो आपको कितना अच्छा लगता है, ठीक है। आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे तो आप कुछ उनके भी मन की बात जान पाओगे, कुछ वो लोग भी आपकी मन की बात जान पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें। तो स्टूडेंट, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ी बहुत कुछ केस स्टडीज़ है, पढ़ लेना प्लानिंग के रिगार्डिंग। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेना, और जिन बच्चों ने पढ़ ली वो बहुत अच्छी बात है। होपफुली आप लोगों को अपने आंसर्स उस केस स्टडी में मिलने लग गए होंगे कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जैसे ही स्कूल्स रीओपन होंगे तो हम लोग क्या है, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार जल्दी से, क्योंकि नोटबुक आप लोगों की प्रिपेयर हो रही है, नोट्स मैं दे रहा हूँ उससे क्लास से। करना हम लोगों ने सिर्फ इतना है कि हमने जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट्स का ग्लांस लेना है और केस स्टडीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। जो कि यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है ऐसे कि मैं केस स्टडी कराऊँ ऐसे फिजिकल नहीं, इसमें डिजिटल लर्निंग में। तो बस ये करेंगे, इसकी जैसे स्कूल रीओपन होंगे आपको सब केस स्टडीज करवाएंगे। दूसरी चीज़ बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो, आज की डेट डाल लो और टॉपिक का नाम डाल लो, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो स्टूडेंट आज की डेट, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। बेटा तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने चैप्टर नंबर 1 करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 करवाया था तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या होती है। तो मैनेजमेंट क्या होती है, 5 प्रोसेस से मिलकर मैनेजमेंट बनती है। पहली होती है प्लानिंग, दूसरी होती है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, तीसरी होती है बेटा स्टाफिंग, चौथी होती है डायरेक्टिंग, पांचवी होती है कंट्रोलिंग। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। प्लानिंग के अंदर आप प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्टाफिंग के अंदर उस स्ट्रक्चर को भर रहे हो, डायरेक्टिंग के अंदर आप उसको इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और कंट्रोलिंग के अंदर आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो चैप्टर्स है इंडिविजुअल है। जैसे प्लानिंग इंडिविजुअल चैप्टर भी चैप्टर नंबर 4 था, हमने कराया अच्छे से। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। इन पाँचों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, मैनेजमेंट। क्लियर है। तो अभी हम ऑर्गेनाइजिंग को ढंग से सीखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। बेटा अब ये चेन है,
चेन है। सबसे पहले प्लान, आप सोचो, एग्जाम्पल करो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। क्या स्टार्ट करने वाले हो? एक बिजनेस। हर बच्चा अपने माइंड में कोई ना कोई बिजनेस सोच ले। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा कुछ भी सोच सकता है, कोई स्कूल सोच सकता है, कोई हॉस्पिटल सोच सकता है, कुछ भी। एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले, मैंने सोचा कि एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, एक होटल ओपन करना है, ठीक है, जहां आप लोग आए, खाना खाएं, चले जाए। क्लियर है स्टूडेंट? अब उसको मैंने घर बैठकर प्लानिंग करी। मैंने प्लानिंग करा कि मुझे कितना पैसा चाहिए, मैंने प्लानिंग करा कि मैंने होटल कहाँ खोलना है, मैंने प्लानिंग करा उसका नाम क्या होगा, कितने लोग होंगे, ठीक है, या उसे वहाँ पर उसको संभालेगा कौन, ठीक है, क्या उसके होटल का कलर होगा, चेयर कैसी होगी, बेंच कैसी होगी। आज ये सारा काम मैं अपने घर बैठ के सोच रहा हूँ, ठीक है। या मार्केट में घूम रहा हूँ, मैं होटलों में गया, मैंने वहाँ पर देखा, हाँ भाई होटल कैसे चल रहे हैं, फ़ायदा भी है या नहीं। तो ये सब रिसर्च वर्क कहाँ हो रहा है? प्लानिंग। सब माइंड में हो रहा है, कुछ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सब माइंड में हो रहा है। तो अब सोचो, जब मैंने फैसला ले लिया कि मैंने रेवाड़ी के अंदर होटल खोलना है, मार्केट में खोलना है, ब्रास मार्केट में ओपन करना है, ठीक है, और भाई इस जगह करना है, और ये कलर होगा, सबको डिसाइड कर लिया मैंने। अब सोच के देखो, अब सेकंड काम क्या है? बिल्डिंग मैंने बना ली है, अपने होटल को बनाकर तैयार कर लिया है, और मैं होटल स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है? सेकंड स्टेप सोचो। सोचो बेटा कि सेकंड स्टेप में क्या करूँगा। भाई सेकंड स्टेप में करूँगा लोग। सेकंड स्टेप में क्या करूँगा? लोग। कि लोग तो है ही नहीं काम करने वाले, मैं थोड़ी ना काम करूँगा। मैं वेटर बनूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा, मैं बर्तन धोने वाला बनूंगा, मैं शेफ बनूंगा, मैं क्या बनूंगा? मैं अकेला थोड़ी ना कर सकता हूँ, मेरे को चाहिए लोग, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयज चाहिए ना। अब एम्प्लॉयज चाहिए मेरे को, ठीक है। अब एम्प्लॉयज कितने चाहिए, ठीक है ना, यानी नंबर कितने चाहिए एम्प्लॉय। ये सवाल सामने खड़ा होता है कि भाई पहले सवाल में को समझ में आ गया कि एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, लेकिन कितने एम्प्लॉय चाहिए? तो कितने एम्प्लॉय चाहिए ये कैसे पता लगा पाओगे आप? अब जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो बेटा, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। अब आपको पता है क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 11 खिलाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, पता है आपको, ठीक है ना। तो आपको पता है कितने नंबर चाहिए? 11 प्लेयर्स। वो 11 प्लेयर्स बेटा, जो नंबर बनाए गए हैं वो ऐसे ही नहीं बना दिए। 11 प्लेयर के नंबर ऐसे ही नहीं बना दिए कि कोई भी बोर्ड ने मुंह उठाया बोल दिया कि भाई क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलेंगे, नहीं। वो इसलिए बैठाया है क्योंकि उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड करा कि भाई क्रिकेट में काम क्या क्या होता है। कि सर एक हमें विकेट कीपर चाहिए, दूसरा हमें क्या कहने वो चाहिए, एक कैप्टन भी चाहिए, ठीक है, हमें दो तीन बॉलर चाहिए, हमें तीन बैट्समैन चाहिए, और दो फील्डर चाहिए। 6 2 8 10, और एक कोई रिप्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके, मतलब हमने क्या, आप समझ पा रहे हो ना मेरा एग्जांपल, कि सबसे पहले मुझे यहाँ हिसाब लगाना होगा कि मेरे यहाँ कितना काम है। सबसे मुझे पहले तो मुझे हिसाब लगाना होगा कि टोटल वर्क कितना है मेरे पास। टोटल वर्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कि टोटल काम कितना है मेरे पास। तो मैं यहाँ काम का हिसाब लगाऊंगा कि पहला काम तो है कुकिंग का, खाना बनाना है। दूसरा काम है जी उस खाने को परोसना है, यानी वेटर का काम, ठीक है ना, वेटर का काम। तीसरा है मैनेजर का काम, भाई संभालना है इन वेटरों को, इन खाना बनाने वालों को। चौथा है भाई अकाउंट का काम, अकाउंट में बैठ के अपने भाई खाते संभालने हैं, ये काम है। तो ये काम, चार काम मेरे होटल में होंगे। पांचवा सफाई वगैरह, ठीक है, मेड वगैरह का काम जो सफाई करते हैं, ठीक है, बर्तन धोने वाले का काम, ठीक है, यूटेंसिल्स, बर्तन धोने वाले का काम। तो ये 5-6 काम है जो मेरे होटल में होंगे, डेली होंगे, ठीक है। तो अब इन, जब मैंने पूरा अपना काम आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने सोच लिया कि मेरे होटल में इतने काम होंगे, अब मैं एम्प्लॉय का हिसाब कर सकता हूं। कुकिंग के लिए मेरे को 4 आदमी चाहिए, वेटर मेरे को 4 चाहिए, मैनेजर 1 चाहिए, अकाउंटेंट 1 चाहिए, मेड 2 चाहिए, बर्तन धोने वाले भी 2 चाहिए। लग गया ना हिसाब? तो ऐसे हिसाब लगाने में आसानी होती है। सबसे पहले तो मेरे को काम ढूंढने हैं, सबसे पहले तो
काम ढूंढ रहे हैं, उसके बाद मैं हिसाब लगाऊंगा कि उन काम को कितने लोग करेंगे। तो अब मेरे को अंदाजा हो गया भाई 4 आदमी कुकिंग में चाहिए, 4 आदमी वेटर चाहिए, 1 बंदा मैनेजर, 1 अकाउंटेंट, 2 मेड और 2 यूटेंसिल्स बर्तन धोने वाले, वॉशर्स। ठीक है ना। तो बेटा ये जो सारा काम हो रहा है, ये किस में हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग में। किस में हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है सेटिंग अप ऑफ स्ट्रक्चर या क्रिएटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो आप। ठीक है, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैन पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, या स्ट्रक्चर की जगह आप लिख सकते हो फ्रेमवर्क। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना, फ्रेमवर्क क्रिएट करना मैन पावर का। किसका? मैन पावर का। जैसे ही बेटा घर के लिए आपको, घर बनाने से पहले आपको नक्शा चाहिए ना, ये डाइनिंग हॉल होगा, ये 2 रूम होंगे, ये किचन होगा, ये बाथरूम होगा, ये बालकनी होगी। ठीक है, आपको नक्शा चाहिए ना, स्ट्रक्चर चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क बोलते हैं, ढांचा। ठीक है, वैसे ही मैन पावर का भी ढांचा चाहिए। मैन पावर का ढांचा कैसा होगा कि भाई एक मेरे को चाहिए मैनेजर जो सबको कंट्रोल करे, एक मेरे को चाहिए इसके नीचे अकाउंटेंट जो हिसाब किताब रखे, उसके बाद मेरे को 2 कुकिंग के लिए चाहिए 2 पर्सन ना 4 लोग। ठीक है, 4 वेटर चाहिए मेरे को, 4 लोग। ठीक है, और 2 लोग चाहिए मेरे को मेड, और 2 लोग चाहिए मेरे को वॉशर्स जो बर्तन धोए। तो ये स्ट्रक्चर बनाया ना, ढांचा बनाया है। ठीक है, अभी पता, इसमें सिर्फ ये पता लगाया इसने कि कितना इसके पास काम है, टोटल वर्क पता लगाया है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, और किस काम को करने के लिए मुझे कितने एम्प्लॉय चाहिए ये पता लगाया है। मैं सब चीजों का इकट्ठा कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैन पावर, मैन पावर का ढांचा तैयार करना। ढांचा तैयार करने का मतलब है कि मुझे कितने लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि जब हमारा स्कूल ओपन हुआ होगा तो हमारी मैनेजमेंट ने सोचा होगा, बिल्डिंग बनाने के बाद करा होगा कि भाई हमारा स्कूल प्राइमरी है, 1 to 5 प्राइमरी के लिए हमें 10 टीचर चाहिए, फिर 5 to 10 हमें और 12 टीचर चाहिए, फिर 10 to 12 हमें 6 टीचर चाहिए, फिर हमें 5 स्पोर्ट्स के भी टीचर चाहिए, मतलब पीटीआई जिसे कहते हैं हम, फिर हमें 3 जो है कोऑर्डिनेटर भी चाहिए, फिर हमें एक वाइस प्रिंसिपल भी चाहिए, फिर हमें एक प्रिंसिपल भी चाहिए, 2 अकाउंटेंट भी चाहिए। तो ये हिसाब किताब लगाया होगा ना उन्होंने स्कूल ओपन करने से पहले। तो ये क्या है? एम्प्लॉइज। क्या है ये? एम्प्लॉय। और ये पता कैसे चला कि कितने एम्प्लॉय चाहिए? ये जब पता चला जब हमने टोटल काम निकाला कि हमारी 1 से लेकर 12 तक की क्लास है तो हमें इतने टीचर चाहिए। ठीक है, हमारे पास 2 स्पोर्ट्स का भी काम है, स्पोर्ट्स वाले भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए। कैसे पता लगा? जब मैंने टोटल काम को पता लगाया कि मेरे पास टोटल काम कितना है, तभी तो मैंने देखा कि उस काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे मान लो बहुत बार होता है, तो कई बार जैसे मान लो आप बच्चे बाहर खेल रहे हो, घर से बाहर खेल रहे हो 10 जने, और मान लो मैं अपने घर पर कोई जैसे मान लो फर्नीचर इधर उधर अपना सेट कर रहा हूँ, तो अब मेरे को एक बेड उठाना है। तो बेड उठाना है तो मैं क्या 12 के 12 बच्चों को बुला लूंगा बाहर जाके कि बेटा आओ बेड उठाने में हेल्प करो? नहीं ना, मैं आऊंगा, मुझे देखूंगा भाई बेड उठाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत है, एक तो मैं हूं, मुझे सिर्फ 3 बच्चों की जरूरत है। तो मैं बाहर जाऊंगा, मैं बोलूंगा बेटा तुम में से कोई भी 3 जन आ जाओ और मेरी बेड उठाने में हेल्प करो। समझ रहे हो ना? वही ऑर्गेनाइजिंग है। वो क्या करता है? टोटल वर्क को पहचानता है कि टोटल काम कितना है, और फिर उसके हिसाब से ये देखता है कि उसको कितने एम्प्लॉय चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है सेटिंग अप ऑफ फ्रेमवर्क या फिर स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? मैन पावर का। मैन पावर का ढांचा तैयार करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। अच्छा, ये सिर्फ ये पता लगा रहा है कि कितने लोग चाहिए, अभी से इसने लोगों को ले नहीं लिया है, ये सिर्फ ये हिसाब लगा रहा है कि कितने लोग चाहिए। लोग लेंगे, लोग भर्ती करेंगे, ये लोग कहां पर? अगले स्टेप में, जो कि अगला चैप्टर है स्टाफिंग में करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ और सिर्फ हिसाब लगाती है मैनेजमेंट कि उसे कितने लोग चाहिए।
क्लियर है स्टूडेंट? सिर्फ और सिर्फ सेटिंग, फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर, सिर्फ फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर तैयार करती है, समझ रहे हो ना? तो आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है वो जो हम सीख लेते हैं वन बाय वन करके। आई होप कि ऑर्गेनाइजिंग आप सबको ढंग से समझ आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या इंपॉर्टेंस है? पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि अब जब क्या होता है इसके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फ्रेमवर्क जो बनता है, इस फ्रेमवर्क के अंदर सब काम को मतलब बांट दिया जाता है, तो हर आदमी अपना अपना काम करेगा, यानी स्पेशलिटी, स्पेसिफिकेशन या फिर इसे कह सकते हो स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कि अब जब हमने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि कुक वाले आदमी चाहिए, मेड वाले आदमी चाहिए, यानी कि बर्तन धोने वाले को ही बर्तन धोने का काम मिलेगा, तो ढंग से करेगा स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन को काट दो, स्पेशलाइजेशन कि अगर बर्तन धोने वाला काम आदमी बर्तन धोएगा तो उस भाई बढ़िया तरीके से धोएगा, खाना बनाने वाला आदमी ही खाना बनाएगा तो अच्छे तरीके से बनाएगा। यानी ऑर्गेनाइजिंग जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन मिलती है, मतलब जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है, अच्छा है, वो आदमी वही काम करता है। क्लियर है स्टूडेंट? दूसरा क्या है उस स्ट्रक्चर से, क्या है, क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशन, क्लियरिटी ऑफ इन वर्किंग रिलेशन। कई बार ऐसा होता है आप कहीं दूर जाते हो, किसी फैमिली फंक्शन में या कहीं जाते हो मान लो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है, इधर उधर घूम रहे होते हो, कोई बता दे कि भाई ये चीज़ उठा लो, ये चीज़ वहाँ रखाओ, ये तो कर देते हो, वरना तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता कि किसकी बात माननी है, किसकी बात माननी जरूरी है, किसकी बात माननी जरूरी नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं पता। जैसे मान लो कोई घर का मुखिया मेन आदमी हो, तुम्हें कोई काम बोल दे, तुम उसको अवॉइड कर दो, एक्सक्यूज बना दो, तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, वो आदमी बुरा मान जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा होता है। तो वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, जब कोई आदमी जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एम्प्लॉय, तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, अब उन एम्प्लॉय का यही नहीं पता कि किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी। मान लो कि आज मैं अपनी बात करूं कि हमारे 9 to 12 वाले ब्लॉक में कम से कम 15 टीचर हैं, 15 टीचर हैं, ठीक है। अब हम आपस में, अब जैसे मैं ही हूं, मैं किसी को बोल दूं अपने, जैसे मान लो मैं अपने अकाउंट्स वाले सर कोई कुछ बोल दूं, तो अकाउंट्स वाले सर मेरी बात को मानने का उनका मतलब ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं उन्हें ये नहीं कह सकता आप ये करो, तो उन्हें करनी पड़ेगी, नहीं, उन्हें पता है कि मैं उनका कॉलीग हूं, ठीक है ना? तो कॉलीग एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई बंदी से वो कोई मेरा काम कर दें तो ठीक है, वरना मैं उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता हूं। हाँ, लेकिन वहीं मेरी जगह वहां कोऑर्डिनेटर अगर उन्हें ऑर्डर दे दे, मेरी जगह अगर कोऑर्डिनेटर उन्हें ऑर्डर दे दे, तो उन्हें वो चीज माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उनके सीनियर है, या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल और उन्हें कुछ काम दे दे तो उन्हें करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं इन 15 में से एक मैं ही हूं, मैं इन लोगों को कुछ बोल दूं तो ये उस काम को, हाँ, एक फ्रेंड, एज ए कॉलीग, एज ए टीचर अगर वो काम कर दे तो ही कर दे, वैसे ऑर्डर मानकर वो काम ये नहीं करे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो ये क्लियरिटी कौन देता है? ये क्लियरिटी देता है ऑर्गेनाइजिंग क्यों देता है? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर में बनाता है कि ये इतने ये लोग हैं, इतने ये लोग हैं, तुम्हारे ऊपर इतने बंदे हैं, तुम्हें तो सब आदमी को पता होता है कि कौन हमारे कलीग हैं जिनके साथ हमने रहना है, कौन हमारा बॉस है, कौन बॉस का बॉस है, ठीक है, कौन सबसे नीचे है, तो हम सब एम्प्लॉयज को पूरे सबके बारे में पता होता है। इससे क्या होता है, वर्किंग रिलेशन क्लियर होते हैं, आपको पता है कि मैंने किसी को एडवाइस देनी है तो मैंने कहाँ जाना है, मैंने किसी की शिकायत करनी है तो मैंने कहाँ जाना है, ठीक है, मैंने ऑर्डर किसका मानना है, ठीक है, मैंने काम किसको देना है, तो ये सारी क्लियरिटी आती है। दूसरा क्या है कि अब इसमें क्या होता है कि आपने टोटल काम इकट्ठा करके लोगों में बांट दिया, ग्रुप बना दिए और उनमें बांट दिया, तो काम जो होगा वो अच्छे ढंग से होगा, इसलिए, और रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल होगा, इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब लगा लो इसमें चाहे आदमियों का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा आदमी इसमें भर्ती नहीं हो रहा,
आपने पूरा काम फाइंड आउट करा है कितना काम है, और उसके हिसाब से ही आपने लोगों का स्ट्रक्चर बनाया कि इतने लोग चाहिए। तो इससे क्या है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं होगा, वही लोग होंगे जिनकी ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा क्या है, अब इसके अंदर क्या होता है, आपको अगर कोई चेंज आया, मान लो कोई चेंज आया, कुछ चेंज करना है, तो अगर आपके पास अच्छी स्ट्रक्चर बना हुआ है, अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप उस चेंज को ढंग से अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके पास आपने बढ़िया मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो आप उस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हो, चेंज को अडॉप्ट कर सकते हो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है ना, स्टेबल रहेगी। इसके अंदर आप लिख सकते हो हेल्प इन अडॉप्टिंग चेंजेस, कि कोई चेंज अगर आएगा, कल को कोई नया एम्प्लॉय आया तो आपको पता है उसे कहाँ फिट करना है, कोई छोड़ के गया तो आपको पता है कि उसकी जगह कैसे भरनी है। ठीक है ना, सब चीज़ें आपको पता है। और आप इसमें लिख सकते हो इम्पोर्टेंस में कि इससे क्या होगा, हर आदमी की डेवलपमेंट होगी। अब क्योंकि सब अपना अपना जिसमें एक्सपर्ट है वो काम कर रहे हैं, तो उसकी काम करने की वजह से सबकी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हर इंडिविजुअल आदमी की डेवलपमेंट होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजिंग के हैं। आई होप कि ऑर्गेनाइजिंग आपको ढंग से समझ आ गया होगा, और इंपॉर्टेंस भी इसकी आ गई होगी। इनका प्रॉपर मैं आपको नोट्स दूंगा, इसको देखकर कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप बस खाली चीज़ों को समझा करें। प्रॉपरली नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ से कॉपी करा करें और देखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हम कुछ नए इसके ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।